Hello everyone, welcome to the channel. So today in this video we're gonna discuss stage 1 exam pattern resources book list for ROARO 2026. Okay, so before we begin I just want you to subscribe this telegram channel जिससे आपको इसकी सारे लेक्चर्स की PDF मिलती जाएगी और MCQ भी जो हम उसमें प्रैक्टिस करते रहते हैं क्विज वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टेज 1 क्वालिफाई करना उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि स्टेज 2 में मार्क्स ला के सेलेक्ट होना, तो यू नीड टू बैलेंस इट आउट. ओके, तो हम शुरू करते हैं. ठीक है, स्टेज 1 की स्ट्रैटेजी. एंड वन मोर थिंग, इसमें हम स्टेज 2 भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, साथ में, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका दोनों कंप्लीट हो जाए, दोनों जगह आपको नहीं दे जाना पड़े इधर उधर. तो हम A to Z पूरा इसमें देखेंगे कि कैसे स्टेज 1 की प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्टेज 2 की करनी है और कितना कितना टाइम दोनों को देना है, क्योंकि अभी ना स्टेज 1 का हमें डेट पता है, स्टेज 2 की तो बिल्कुल ही नहीं पता है. तो हमें दोनों को थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक हमें क्वालिफाई करके टिकट देगा स्टेज 2 के लिए और स्टेज 2 हमें सिलेक्शन देगा फाइनली. तो दोनों को इक्वली वेटेज थोड़ा देते रहना चाहिए, अनलाइक कि आप बस स्टेज 1 के लिए पढ़ते रहो और फिर बाद में यू जस्ट गेट हैप्पी कि ओके आई क्वालिफाइड द प्री स्टेज, फिर आपको स्टेज 2 में दिक्कत हो. तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप दोनों बैलेंस बना के चलें. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ स्टेज 1. सो इस बार आपको पता है जैसे कि ये इस बार ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है. OMR बेस्ड होगा. 200 क्वेश्चन एज इट इज़ जो पहले आते थे वही आएंगे. 200 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में. और इतना टाइम मिल रहा है कि आपको 15-20 मिनट स्पेयर ही मिल जाता है, आप खाली बैठोगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन 3 घंटे बहुत ज़्यादा होता है टाइम. एंड कट ऑफ अगर हम डिस्कस करें इसकी, तो UR के लिए अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में 150 के अराउंड आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है, 140 से 150 के बीच में, देन यू आर सेफ. फॉर OBC ऑल्सो इट इज़ सेम. एंड SC के लिए आपके 130 से 140 के बीच में एटलीस्ट आने चाहिए मॉक्स में, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस सिलेबस थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है जो एकदम बिगिनर है. ओके, जिसने जस्ट अभी ये प्रिपरेशन शुरू की है कोई सी भी एग्ज़ाम की, जिसने कभी GS अभी तक कंप्लीट ही नहीं किया है. क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप लोगों ने फॉर्म भरा होगा. एक होंगे जिन्होंने एकदम GS स्क्रैच से शुरू कर रहे होंगे, अभी पहली बार लूसेंट पढ़ रहे होंगे. कुछ हमारे जो लोग होंगे इस एग्ज़ाम को देने वाले, वो ऑलरेडी UPPCS UPSC ये सब दे चुके होंगे. कुछ लोग मेंस भी लिख चुके होंगे इसका. तो 2 तरीके के ऑडियंस है, जिसको GS एक ने काफ़ी पढ़ा हुआ है, एक ने एकदम शुरू किया है. तो मैं दोनों को एड्रेस करूँगा इसमें. ठीक है, तो सिलेबस हमारा क्या है, ये ऑफिशियल NTA ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग साइंस है, हिस्ट्री है, कल्चर, पॉलिटी, वही जो मोस्टली GS सिलेबस होता है हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट. ठीक है, तो वही हमारा सिलेबस है. तो बहुत सारी चीज़ें जो अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके लिए ओवरलैप भी करेंगे रिसोर्सेज. तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों रिसोर्सेज डिस्कस कर लेंगे, जो बिगिनर्स हैं और जो ऑलरेडी GK में काफ़ी मतलब स्ट्रांग है, जिनको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और मॉक्स लगा के जिनका काम चल जाएगा. ओके, सो बिगनिंग विथ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट की GK उठाओ, उसमें एंशेंट से शुरू करता है वो. एंशेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, सब कुछ उसमें दिया हुआ है वर्ड बाय वर्ड. उसमें मतलब बुक देखने में पतली लगती है, बट इतनी ज़्यादा कंटेंट रिच बुक है वो, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे और रिवाइज़ करते रहोगे बार बार, तो आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. बशर्ते कि आप मॉक की प्रैक्टिस करते रहो, PYQ लगाते रहो, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा शायद नॉलेज भी आपको मिल जाएगी. ओके, देन कम्स ज्योग्राफी. ओके, ज्योग्राफी में क्या है, अब जिन्होंने पहले से ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो उन्होंने तो NCERT पढ़ी होगी, 4 जो NCERTs होती है 11th-12th की. बट जो पहली बार इनसे शुरू कर रहा है ज्योग्राफी, तो आप लूसेंट उठाओ. उसमें मोस्टली जो ROARO में आता है वो इंडियन जियो के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली. और वो जो वर्ल्ड जियो बोलते हैं लोग, वो एक्चुअली में मैपिंग होता है, जिसमें कोई ओशन पूछ लेगा आपको, उसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ पूछ लेगा, या फिर मकर रेखा, कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, कहाँ से गुजरती है, किस कंट्रीज़ में आती है, कोई ट्राइब्स पूछ लेगा कहाँ पे पाई जाती है. ठीक है, तो उसके लिए लूसेंट एनफ है फॉर बिगनर्स. और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इसको एक बार रिवाइज़ कर लो, PYQ लगा लो. मॉक की प्रैक्टिस तो लाइक आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर एग्ज़ाम में करनी ही होती है, तो वो करोगे, दैट विल सफाइज. अब पॉलिटी के लिए कुछ लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी. अब इतनी बल्कि बुक आप इस एग्ज़ाम के लिए तुरंत पढ़ो
दैट इज़ नॉट लाइक एडवाइजेबल। हाँ, आप UPPCS की तैयारी कर रहे हो 6 दिसंबर के लिए, तो आप शायद इसको पढ़ भी सकते हो बार बार, लक्ष्मीकांत, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ ROA फोकस करना है तो लूसेंट की उठाओ बुक, इसको करो, PYQ करो और मॉक लगाओ, दैट्स इट। इकोनॉमी के लिए लूसेंट मैं कर दे रहा हूँ सजेस्ट, बट अगर आपको मतलब बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स बेसिक से नहीं आती, एकदम इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता, तो आप ऐसा करो, NCERT है 12th क्लास की एक मैक्रो इकोनॉमी की, मैक्रो, ओके, नॉट माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसको पढ़ लो आप एक बार, ठीक है। 1-2 रीडिंग लगाओगे आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। बट अगर टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि मोस्टली इकोनॉमी ऐसे UPPCS हो गया, ARO के एग्ज़ाम्स में इसमें करंट बेस्ड होती है मोस्टली, ठीक है। तो करंट बेस्ड है तो आपको जो करंट अफेयर मैगज़ीन पढ़ोगे ना आप, एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले आ जाती है एक मैगज़ीन, ई-दृष्टि की, ये वाली, तो इसको आप पढ़ोगे तो मोस्टली कवर हो जाता है इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बस करंट अफेयर का कर लो ना, तो वो सफाइस कर देगा। बाकी PYQs देख लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। देन उसके बाद मॉक प्रैक्टिस तो करनी है, वो सब में ही लिखा हुआ है मैंने। फिर जनरल साइंस के लिए वैसे तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आपके पास कम टाइम है तो कर लीजिए, बट लेकिन साइंस की घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा रिच है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कर लीजिए, क्योंकि घटना चक्र लगता है कि 500 पेज की मोटी बुक है, बट उसमें क्या है ना, एक ही क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कहो, ये सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे हों। जैसे प्रोटॉन पे क्वेश्चन अगर बना रहे हैं वो लोग, तो 2-3 एग्जाम में प्रोटॉन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सब डाल देते हैं वो लोग, तो देखने में बल्कि लगती है बट उतनी बल्कि है नहीं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने बता ही दिया आपको। मंथली करंट अफेयर जो लोग करते हैं, जैसे कि UPSC की तैयारी करने वाले, UPPCS की तैयारी करने वाले, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना जो आपने पढ़ा हुआ है उसके नोट्स बनाए तो वो रिवाइज़ कर लीजिए। वरना सबसे सिंपल तरीका, ई-दृष्टि उठाओ एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 2-3 बार रिवाइज़ करो, सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। एंड अदर देन दैट मॉक प्रैक्टिस, मैं खुद भी मॉक्स बनाऊँगा पूरे फुल लेंथ, तो उसमें करंट अफेयर में डालता रहूँगा, क्योंकि मैं मंथली करंट अफेयर कंपाइल करता रहता हूँ, तो आई विल गिव यू द बेस्ट करंट अफेयर जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में, बिकॉज आई एम गिविंग एग्जाम सिंस लाइक 3-4 ईयर, तो मैंने देखे हैं लाइक करंट अफेयर किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि हर करंट अफेयर एग्ज़ाम के रिलेवेंट नहीं होता है। कुछ ही करंट अफेयर होते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, पहले से समझ आ जाता है, लाइक यू गेट अ नैक कि कौन से करंट अफेयर पूछने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। देन कम्स कंप्यूटर। कंप्यूटर में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे करें, क्लास कर लें इसकी या फिर कोई बुक उठा लें पढ़ने के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि आपको, देखो कुछ लोगों को तो बेसिक कंप्यूटर डेली चलाते चलाते शॉर्टकट्स वगैरह, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट, ये सब मतलब फिंगर टिप्स पे आता है कि हाँ पता ही है कि क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब वो सब, बट उनके लिए भी एग्ज़ाम के लिए वो नहीं सफिशिएंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछ लेंगे आपसे कि बताओ वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया, आपको याद ही नहीं होगा, है ना। ब्राउज़र किसने डेवलप किया, ठीक है। विनरार के बारे में पूछ लेंगे कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि क्या है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें पूछ लेंगे आपसे, पूछ लेंगे कंट्रोल Z किस लिए यूज़ होता है, Ctrl+Z किस लिए यूज़ होता है, Ctrl+V किस लिए यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा रटनी पड़ती हैं। तो उसके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा या तो अरिहंत की एक बुक आती है वो ले लीजिए, या फिर यूथ कंपटीशन की। इनमें लगभग 500 MCQs दिए हुए हैं, हर एग्ज़ाम से उठा के जितने भी यूपी में आते हैं और भी जगह जो आते हैं वो सब दिया हुआ है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसको उठाओ, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, 112 पेज की है सिर्फ। आराम से आप 2 दिन में लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के निपटा सकते हो 50-50 पेज डेली, क्योंकि MCQ पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये हो जाएगा। अब जनरल हिंदी के लिए, जनरल हिंदी के लिए आपको लूसेंट की एक आती है हिंदी में, वो पूरी कर लो, क्योंकि हिंदी के आ जाते हैं लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, और एकदम व्याकरण ही पूछ लेते हैं उसमें, तो उसके लिए आप कर लो थोड़ा संधि समास, ये सब आपको रिवाइज हो जाएगा। या फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देन कम्स जनरल इंग्लिश। सो नाउ इन इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश में ये लोग क्या पूछते हैं, मोस्टली एंटोनिम, सिनोनिम पूछते हैं, वोकैब पूछते हैं, एरर पूछते हैं ये लोग इसमें, ठीक है, और एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे टॉपिक्स मोस्टली आते हैं। तो उसके लिए आपको, मुझे लगता है मॉक टेस्ट लगाओ और PYQs लगाओ, आपको मोस्टली सबका देख के समझ में आने लग जाएगा। जब आप आंसर देखोगे, गलतियाँ करोगे तो उससे सीख जाओगे एग्ज़ाम तक।
और मैं कहूँगा अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड दिखें जो नए वर्ड आपके मॉक्स में आ रहे हैं, PYQ में आ रहे हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए, उसको रिवाइज़ कर लिया करिए। ऐसे हफ्ते में 1-2 बार फ्री कभी बैठे हैं, फ़ोन में बना लीजिए, अपने आप को व्हाट्सएप पे भेजते रहा करिए ऐसे वर्ड जो आपको कहीं पढ़ने को मिले, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश हो गया। देन कम्स जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। तो उसमें मोस्टली रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग के मोस्टली इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सीरीज़ का क्वेश्चन आ जाएगा 1, 3, 5 वाला, या फिर वो गोला करके आ जाते हैं क्वेश्चन उसमें कि सीरीज़ लिखी होती है 1, 2, 3 ऐसे करके। और मोस्टली रीजनिंग में इजी क्वेश्चन ही आते हैं, टफ नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप मॉक और PYQ पे डिपेंड रहकर ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आ जाएगा आपको। देन कम्स दिस UPG के पार्ट। इसके भी मतलब अच्छे खासे वेटेज होता है, 10-15 मार्क्स पूछ लेता है। तो उसके लिए एक परीक्षा वाणी से आती है हिंदी मीडियम में, उसको आप पढ़ सकते हो। ये मतलब काफ़ी सफिशिएंट बुक है, 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक यूथ कंपटीशन की आती है MCQ फॉर्मेट में, ये एनफ होगी, इतना पढ़ लीजिए हो जाएगा स्टेज 1 के लिए। और बाकी मॉक तो है ही प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। दैट्स इट, ओके। ये वाली UPG की मैं बुक जो बता रहा हूँ। देन कम्स एक बहुत ही मतलब अजीब सा स्टैटिक पार्ट, ये स्टैटिक GK का पूछता है RO, जिसमें ऐसे पूछ लेगा कि बताइए चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर किसने था जिसने चंडीगढ़ डिज़ाइन किया। अब आपको ये सारा जल्दी कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है, बट आई हैव अ सोर्स। ये मिसलेनियस आप जाके चेक करोगे, सबसे एंड का होता है ल्यूसेंट में, उसमें ये सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, ऐसी चीज़ें कि बताओ इंडिया का फर्स्ट स्पेस में कौन गया, फिर इंडिया का कौन सा प्रेसिडेंट है जो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया था, इंडिया की फ़र्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। 20-25 पेज का है, सिंपली जाके उसको पढ़ लो, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेज 1 आपका इतनी रिसोर्सेज में, और बड़े आराम से 1 महीने में ये सारी चीज़ें निपट जाएंगी, क्योंकि लूसेंट एक बुक है सिर्फ जो मोस्टली सब कवर कर देगी आपका, ठीक है। करंट अफेयर आपको एंड में ही पढ़ना है। कंप्यूटर की बता दी मैंने, छोटी सी 100 पेज की बुक है, वो पढ़ लो। सेम हिंदी इंग्लिश का सेम है, और मॉक प्रैक्टिस करते रहो, हर हफ्ते एक लगा लो, मैं तो कहूँगा दैट विल बी लाइक बेस्ट, ओके। नाउ कम्स कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, ठीक है। इसके लिए स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए अभी चल रहा है 17 जुलाई, ओके। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 20 जुलाई से, कि अभी 1-2 दिन मान लो, आप जो भी कर रहे हो अपना प्लान करो इस हिसाब से, कि 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में जितने भी मैंने ऊपर टॉपिक्स बताए लूसेंट से या फिर घटना चक्र से, अभी आपके पास लगभग मैं 15 दिन का टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, 15 से 16 दिन का टाइम फ्रेम, ठीक है। उसमें आप सारे सब्जेक्ट फिनिश कर लो अपने, जितने भी बचे हैं स्टेज 1 के, ओके। और अगर आपके फिनिश है ऑलरेडी, तो आप PYQ सारे फिनिश कर दो, ओके, लगा के ख़त्म करो। क्योंकि स्टेज 1 की डेट अभी किसी को कंफर्म नहीं है कब होने वाला है। मे बी सितंबर में होगा स्टार्टिंग में, या फिर मिड में, और मे बी मोर डिले हो सकता है, क्योंकि देखो PS का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो स्टेज 1 अपना रेडी करके आप साइड कर दो, उसको बस रिवाइज़ करते रहना पड़े। क्योंकि स्टेज 2 अगर साथ में आप नहीं करोगे, तो अचानक से जब स्टेज 1 की डेट आएगी ना, तो आप पैनिक करके सिर्फ स्टेज 1 पढ़ोगे और स्टेज 2 को आप साइड में रख देने वाले हो। तो इसलिए स्टेज 2 भी ऐसा करो कि स्टेज 1 आने से पहले एक बार तो मतलब एक फुल मॉक तो उसका लगा ही लो, 150 मार्क्स का, है ना। 1 या 2 तो मतलब मैं रिकमेंड करूँगा आप लिख लो, ऐसे कम से कम आप 4-5 लिख लो, ताकि आपका एक टच आ जाए कि हाँ आपको ऐसे फ्रेम करना, उसको अच्छे से इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी सब लिखने आ गया है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया भी है ऐसे कैसे लिखते हैं एक्सप्रेस से, वो जाके आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट अलग से बना दी है मैंने, ठीक है, स्टेज 2 की, वो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया। तो स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों को आप थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके रखो। जैसे आप मान लो और कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ आप 8 घंटे डेली पढ़ते हो, तो ऐसा करो 5 आवर पढ़ लो अभी स्टेज 1 का 5 तारीख तक, जब तक कि आपका कंप्लीट नहीं हो रहा सिलेबस, और 3-4 आवर्स आप स्टेज 2 के लिए दे दो। थोड़ा सा लिखो यार, एक आध 2 ऐसे, और ट्रांसलेशन 10 सेंटेंस डेली कर लो, ये तो हंसते खेलते हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। नाउ लेट्स डिस्कस स्टेज 2 स्ट्रैटेजी, ओके, फ्रॉम वेरी स्क्रैच। बाकी जिसको स्टेज 2 ने पहले देख चुका है वीडियो, वो जा सकता है, ठीक है। बट आई विल टेल यू समथिंग मोर इन दिस वीडियो डिटेल में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है इसलिए मैंने बोला ये। तो स्टेज 2 क्या है, ये है आपका
की जो आपको स्टेज 3 टाइपिंग टेस्ट और ये दोनों मिला के ही आपको सिलेक्शन देंगे। ठीक है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओगे, इसके थ्रू ही जाओगे, स्टेज 1 के थ्रू सिर्फ आप यहाँ तक आ पाओगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जा पाओगे आर ओ बन के। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज 2 है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है स्टेज 2 की, ये 150 मार्क्स का है। आप सिलेबस चेक करो, इसमें एक भी ऐसी चीज़ है जो आपको रट के जानी हो, याद करनी हो, बहुत कुछ भी नहीं है। ये जीएसजी के मैथ के फॉर्मूले ये सब तो कुछ है ही नहीं ना। ये इसमें क्या करना है, आप अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी थोड़ी सी अच्छे से वो कॉम्प्रिहेंड कर लेता है चीज़ों को, ठीक है, और अच्छे से समझ लेता है, वो तो मतलब अभी कल दे दो ये पेपर तो वो शायद इंसान अच्छा मार्क्स ले आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंपटीशन थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनसे बीट करना है जिनका नेचुरली इसमें पकड़ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेक्शन ए है ऐसे राइटिंग। ठीक है, ऐसे की मैंने क्लास बना रखी है, आप वो जाके देखो। और स्टेज 2 का तो ये आपको ये बुक का भी पता होगा जो मैं निकाल रहा हूँ, जिसमें आपको स्क्रैच से एकदम सब चीज़ें एकदम एग्ज़ाम फोकस्ड वे में मैं पढ़ा दूँगा आपको। वो इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है ये आप लोग के लिए जो बना रहा हूँ मैं, जिसमें आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके मास्टर लेवल तक आप पूरा अच्छे से हर एक टॉपिक का पहले तो आपको थ्योरी में दे दूँगा। ठीक है, कि ऐसे राइटिंग होता क्या है, कितने टाइप के ऐसे होते हैं, कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं, बॉडी कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है। क्योंकि आप देखो ऐसे रट के जाओगे ना कि आप सोचो कि जेंडर इक्वालिटी पे ऐसे रट के चले गए, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको जेंडर इक्वालिटी भी ऐसे आए। आप मान लीजिए 100 ऐसे पढ़ के चले गए, वहाँ पे 101 पर टॉपिक आ गया, क्या करोगे आप, रट के जाओगे तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा। तो बेस्ट क्या है, जो मैं इस हैंडबुक में आपको बताऊंगा कि स्क्रैच से ऐसे कैसे फ्रेम करते हैं। ठीक है, उसको ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं, इंट्रो कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, बॉडी के लिए कुछ सब हेडिंग बनाते हैं, उसके अंदर आपको करना है कंक्लूजन किस टाइप के, कितने टाइप के कंक्लूजन बना सकते हैं आप, तो सब कुछ होगा उस बुक में। देन प्लेसी राइटिंग, वो भी मैंने एकदम स्क्रैच से बनाया हुआ है, कल मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी, पहले वो वीडियो देख लीजिए, बाद में मैं बुक में उसको जब और डिटेल में दूंगा। और उसमें आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखी है मैंने हर पे, जिसमें मैंने पहले खुद से एक्सरसाइज की है, जो जिसमें मैं डालूंगा 1 2 3 क्वेश्चंस, जिसके मॉडल आंसर्स भी डालूंगा मैं उसमें। देन आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दूंगा, और टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप बना दूंगा मैं उनका, जो स्टेज 2 वाले बच्चे होंगे जब वो क्वालिफाई करेंगे, तो उस पर मैं पर्सनली चेक भी करूँगा आपका एक एक जो आप लिख के भेजोगे, हिस्से वगैरह, प्रेसी वगैरह। ठीक है, देन कम्स ट्रांसलेशन। इसके लिए तो मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ अभी, ये दोनों ट्रांसलेशन और कॉम्प्रिहेंशन की क्लास बची है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई ऐसे कोई सोर्स तो एग्जैक्ट है नहीं, बस आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल दूँगा बुक में। ठीक है, तो वो हो जाएगा, पढ़ा भी दूँगा मैं क्लास में इसको अच्छे से कि कैसे आपको अप्रोच करना है, ट्रांसलेशन में एग्जैक्ट क्या होता है वो समझा दूँगा। वर्ड ट्रांसलेट नहीं करने होते आपको, एक्चुअली में मीनिंग ट्रांसलेट करनी होती है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नथिंग विच एग्जामिनर इज़ एक्सपेक्टिंग, ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि जिसमें आप खुद से समझ के उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में समझा पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे कि किचन लिखा हुआ है कहीं, तो आपको उसको रसोई कर देना, ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये वर्ड का ट्रांसलेशन है, बट यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो सेंटेंस का आएगा। तो दैट इज़ बिट डिफरेंट, दैट आई विल डिस्कस इन द क्लास। ओके, देन कम्स द कॉम्प्रिहेंशन, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, जिसकी हम अलग से अभी क्लास लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करनी है, जिसके लिए आप कुछ रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। जैसे ऐसे के लिए क्या करो, यूपीपीसीएस के टॉपर्स की कॉपी उठाओ, उनके एसेस पढ़ो, जिससे आपको समझ में आएगा। चैनल पे भी मैं ऐसे अपलोड करता रहता हूँ, करता रहूँगा अभी आगे भी। फिर अभी जो बुक दूँगा उसमें आपको अगर और एसेज पढ़ने हों, किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, वो सारा एकदम डिटेल में 10-15 पेज में समझाऊँगा। ऐसे एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होंगे, टॉप एसेज, ठीक है, टॉपिक्स जो करंट से थोड़ा रिलेवेंट होता है, वही पूछा जाता है मोस्टली एग्ज़ाम्स में, तो वो मैं सारा इस बुक में डालूँगा। ठीक है, और हर संडे मैं तो चाहूँगा आप 30 नंबर पे तो है यार, ऐसे 2 पेज लिखना है आपको, बैठ के हर संडे कोई भी टॉपिक ले लिया करो। आप लोग बोलोगे तो मैं हर संडे एक टॉपिक दे दूँगा, आप उसका ऐसे लिखा करो, उसका मॉडल आंसर शाम तक मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कमेंट करना जिसको अगर ये वाली सीरीज़ अगर चलानी है तो जस्ट कमेंट इंटरेस्टेड। ओके, कमेंट में
इंटरेस्टेड लिख दो आप लोग, तो मैं सोचूंगा कि हाँ कि आप लोग को करना है सब लोग, मतलब कुछ बच्चे तो दोस्तों मैं शुरू करूँ ना, ऐसे कोई लिखेगा नहीं, मैं टॉपिक डालता रहूँगा, दैट विल नॉट लुक गुड। देन कम सेक्शन बी, दैट इज़ प्रेसी राइटिंग, जिसके लिए आपको CAPF UPSC का और ये UPSC कंपल्सरी इंग्लिश इनमें मिल जाएगा, प्रेसी राइटिंग उसमें आती है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी प्रैक्टिस और करनी होगी तो मैं और क्वेश्चंस डालूंगा जो स्पेसिफिक RO में कैसे आने वाले हैं, उससे एकदम रिलेवेंट होगा वो। सेम फॉर ट्रांसलेशन, बट हाँ ट्रांसलेशन आपको एक दिक्कत हो सकती है, जिन बच्चों का ऐसे इज़ वॉज की गलती होती है ना, और आर इज़ की गलतियाँ होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है कि बेसिक ग्रामर उनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, स्पेशली जो बच्चे हिंदी मीडियम से एकदम देने वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत ग्रामर में अगर प्रॉब्लम है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि SSC का कोई भी टीचर हो जो पढ़ा रहा हो बेसिक से, जिसमें वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, टेंसेस और ये सब की क्लासेस ले रहा हो, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है ये सब अगर पढ़ा रहा हो, तो वहाँ से आप एक बार देख लेना। वैसे मैंने एक इफ़ेक्टिव राइटिंग करके चैप्टर इंक्लूड किया है बुक में, वो आपको टीच करेगा कि आपको कैसे ग्रामेटिकली राइट सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, ठीक है। बाकी PYQ प्रैक्टिस करिए, जिस भी एग्ज़ाम में आपको मिल रहा हो कि हाँ ट्रांसलेशन पूछा जाता है, वहाँ से उठाइए और PYQ प्रैक्टिस करिए, ठीक है, वो हो जाएगा। और कुछ आपको एकदम नहीं मन कर रहा बुक पढ़ने का, लेक्चर देखने का, तो सिंपली ChatGPT से बोलो कि मुझे 10 ट्रांसलेशन के लिए क्वेश्चन दो और आंसर दो। पहले क्वेश्चन देखो, आंसर छुपा के रखना, पहले खुद से लिखो, राइट योरसेल्फ, ठीक है। देन उसी से चेक कर लो कि तुमने सही लिखा ट्रांसलेशन या नहीं। बाकी अपनी बुक में मैं दे रहा हूँ सारे ट्रांसलेशंस के, ओके। देन कॉम्प्रिहेंशन का तो बस यार प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना पढ़ोगे जितना समझोगे उतना लिखना है। सो दिस इज़ इट। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा, लाइक वी आर ग्रोइंग एज अ फैमिली, एंड ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे कि मैं ये PDF वगैरह जो क्लासेस के होते हैं वो अपलोड करता रहूँगा, ओके। थैंक यू सो मच, गेट सेलेक्टेड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा स्टेज 1 स्टेज 2। अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन, ओके। थैंक यू सो मच।